जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने वादा किया था कि आईआईटी जैम का जैसे ही क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होगा उसका सारा सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हम पूरा फुली डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो सारी चीजें आपको समझ में आए। फुली हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें करेंगे ताकि आप देखें उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है और आप उससे क्या सीखते हैं। और हम चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करें कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा और इसको आप सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस 9 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये 9 से ही है, लीनियर अलजेब्रा का, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस इस बार जो देखने में बने हैं ना, आईआईटी जैम के जो क्वेश्चंस पेपर वो लेंदी आए थे और बड़े वो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, कुछ तो जबरदस्त हैं। ओसीएसआईआर नेट के स्तर के क्वेश्चंस को आईआईटी जैम में डाला गया है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर टफ बना है, नो डाउट। हाँ, कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी पार्ट्स जो है टफ बनाए गए हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम गंवाए हम इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं। आते हैं 9 क्वेश्चंस पे। लीनियर अलजेब्रा का क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पी क्या है? इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स बी हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस। ये यूनिक सॉल्यूशंस है वेयर ए इज एन, ठीक है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। देन कह रहा है एम इज इक्वल टू एन होगा। क्या मीनिंग क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी एक आपके पास सिस्टम है जो यूनिक सोल्यूशन रखता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ बी के बारे में क्या कहा है कि बी के बारे में जीरो या नॉन जीरो की बात नहीं कहा है। वो जीरो भी हो सकता है, बी आपका जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब जिन सब बातों को, जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं, अगर आप सीरियसली हैं तो सब्जेक्ट को सीखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके ट्रिक को सीखेंगे। अगर आप सीरियसली नहीं है तो आप वीडियो लेक्चर्स को आपको देखने से कोई बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर इसको आप सीरियसली वॉच करते हैं, मेरी एक एक बात को सुनते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब यहाँ बी जीरो भी हो सकता है। बी यहाँ क्वेश्चन में नहीं कहा गया है एंड बी नॉन जीरो नहीं लिखा है, देखिए कहीं भी नहीं है। अब नॉन जीरो नहीं है और एक्स इज इक्वल टू बी कह रहा है कि वो यूनिक सोल्यूशन है। तो अगर आप बी जीरो लेते हैं तो यूनिक सोल्यूशंस कब मिलता है भाई? एन माइनस आर। पता है ना कि जो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस सिस्टम में, वो क्या होते हैं? एन माइनस आर होते हैं, जहां रैंक ऑफ ए आर होता है और एन जो होते हैं नंबर ऑफ अननोन होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन तो आपका एन नहीं है, नो डाउट है, एन है नंबर ऑफ अननोन। यूनिक सोल्यूशंस कब होता है? जब आर इज इक्वल टू आपके अननोन के इक्वल हो जाए, एन माइनस एन, और उस स्टेज में क्या होता है पता है ना? वो जीरो सोल्यूशन सिर्फ होता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो सोल्यूशन होता है। तो अगर v जीरो होगा तो उस केस में आपका m इज इक्वल टू n हो, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं, राइट। यहाँ सिंपली बात यह है कि जो रैंक ऑफ ए होना चाहिए वो n के इक्वल होना चाहिए। रैंक ऑफ ए n के इक्वल हो सकता है। अच्छा, अगर बी नॉन जीरो है तो क्या क्या हो सकता है, जरा उसके बारे में भी एनालिसिस कर लेते हैं। एक काउंटर एग्जांपल मैं दे दूं तो शायद वो सारे कंसेप्ट भारी पड़ जाएगा। जैसे देखिए, हमने एक ले लिया आपका मैट्रिक्स 1 2 0 1 और 1 3, ये मैट्रिक्स हो गया। और हमने बी ले लिया यहाँ 1 2 3। पता है ए का आर्डर क्या है? ए का आर्डर है हमारा 3/2 का है। अब यहाँ देखिए यूनिक सोल्यूशन रखेगा, ये कह रहा है कि वो यूनिक सोल्यूशन है। तो एक बात और करते हैं, अगर बी नॉन जीरो है तो फिर क्या होता है? जो नंबर ऑफ हमारे सोल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं? एन माइनस आर प्लस वन, नॉन जीरो। अगर बी अगर जीरो नहीं है तो अच्छा, यूनिक सोल्यूशन एक कब मिलेगा? यहाँ वन होना चाहिए, यानी एन माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू आर। इस केस में जो रैंक ऑफ ए होगा वो मेरा कितना हो गया? एन के इक्वल हो गया, यानी अननोन के वो इक्वल हो गया, राइट। और एक बात आप जानते हैं कि रैंक ऑफ ए लेस देन आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन होता है, और एन निकल गया, यानी रैंक ऑफ एन हो गया। ये दावा तो हो गया
लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन हो गया, राइट। एम एन में जो छोटा होगा वो एन के हमारे इक्वल होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन आ गया। तो इससे हम बहुत बार क्लियर नहीं कर सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एन होगा या नहीं, बट एक काउंटर एग्जांपल देखिए हम देते हैं वो यूनिक सॉल्यूशंस है या नहीं। चलिए, ये आपके पास है। अगर हम इसको रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 2, ये 0 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो गया 0, 3 में से 2 जा 1। अब यहाँ भी लगा दीजिए 1 2 हो गया, अब ये 2 हो गया। एक बार और लगाइए, ये तो आप समझ ही रहे हैं, आसान है इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 0, ये 2 तो रहा और ये 0, क्या हो गया आपका, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और लेकिन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ एन कितना है देख रहे हैं ना, 3/2 है। तो नहीं सॉरी, इज इक्वल टू, यहाँ रैंक कितना है, इसका रैंक हमारा कितना है, रैंक 2 है, और ये क्या है दिस, और यहाँ नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन हमारे 2 है। तो इस स्टेज में हमने क्या देखा कि जो यम है वो एन के तो इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल, 3 नॉट इज इक्वल टू 2, बट आल्सो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन एन माइनस आर प्लस 1। रैंक कितना हो गया यहाँ, रैंक आपका हो गया, नहीं नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 2 है, रैंक कितना है 2 है, प्लस 1 कितना आ गया 1, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। यानी हमने जो ये काउंटर एग्जांपल दिया, ये यूनिक सॉल्यूशंस तो है इसके पास, लेकिन उस स्टेज में यम एन नहीं है, देख रहे हैं ना, 3 2 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं हो सकता है, नॉट ट्रू। अच्छा, तो अब यहाँ क्या है, अब तो आसान हो गया ना इल्यूमिनेशन से, का कि पी सही नहीं है तो पी इज ट्रू, तो बी कैंसिल हो गया। अच्छा, अब डी पे जरा देखते हैं, कह रहा है कि बोथ पी एंड क्यू फॉल्स, बोथ, अच्छा यहाँ भी बोथ क्या है, तो पी तो ट्रू है ही नहीं, तो भी फॉल्स हो गया। तो सी डी में से सही हो सकता है। क्यू के बारे में आते हैं, क्यू में क्या कहा है कि यू जो है आपका बिलोंग करता है वी माइनस डब्ल्यू से, और भी बिलोंग करता है वी माइनस डब्ल्यू से। तो कह रहा है क्या यू प्लस वी बिलोंग्स टू वी माइनस डब्ल्यू होगा क्या, ऐसी चीजें होंगी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, इसका अगर काउंटर एग्जांपल देना चाहते हैं, दिस इज द सो वेरी इजी। अब जैसे मान लीजिए मैं दे दूंगी एक काउंटर एग्जांपल ताकि आपको बातें अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएं। मैं काउंटर एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, एक बहुत खूबसूरत काउंटर एग्जांपल मैं पिकअप करता हूँ। स्टेटमेंट जो आपका क्यू है उसके लिए हमने वी ले लिया आपका आर क्यू एक्स वाई जेड, ये ले लिया, और डब्लू ले लिया 0 0 Z है इसका एक सब स्पेस, राइट। अब यहाँ देखिए v माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, ए आपका v हो गया, ए आपका w हो गया, और v माइनस डब्ल्यू का मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ये v माइनस डब्ल्यू दिस। अब इसमें दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं v माइनस डब्ल्यू में, तो कह रहा है क्या उनका सम भी बिलोंग करेगा क्या, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे हम इसमें एक एलिमेंट मैंने ले लिया, इसमें एलिमेंट एक लिखा हमने 1 -1 और 2, डेफिनेटली ये इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब एलिमेंट एक मैंने ले लिया -1 1 एंड -2, ये दोनों एलिमेंट v माइनस डब्ल्यू में है, ये डब्ल्यू में तो नहीं है, क्लियर है ना, क्योंकि 0 0 Z होगा, ये कंपोनेंट दोनों एक्स वाई 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट v माइनस डब्ल्यू का है और डब्ल्यू का नहीं है। लेकिन इनका सम अगर आप करते हैं तो क्या आएगा 0 0 0, और ये 0 0 0 इसमें नहीं मिलेगा v माइनस डब्ल्यू में, तो नॉट ट्रू ईयर, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन डी निर्विवाद रूप से सही होता है। अभी शायद आंसर की नहीं आई है, बट अगर आंसर की आएगी तो मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन जो डी है वही सही होगा, और मुझे, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आप डी ही ऑप्शन सही लगाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीनियर अलजेब्रा पे आते हैं। एक देखिए ये भी क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का। इसमें क्या है कि एक ग्रुप दिया है और इसकी कार्डिनलिटी पूछी है, राइट। तो इसको हम लीनियर अलजेब्रा का इसीलिए कहने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट है ना, ये जो वैसे क्वेश्चन ये ग्रुप का है,
बट ये मिक्स कर दिया गया है लीनियर अलजेब्रा के साथ, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया हुआ है। इसकी देख लीजिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। जी जो कलेक्शन है हमारे पास आर्थोगोनल मैट्रिक्स का है, ए ए टी, क्योंकि ए बिलोंग्स एम टू आर रियल नंबर पे है, ए ए टी आई टू है, तो ए टी इज इक्वल टू हो गया आपका ए इनवर्स, मतलब आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और आर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 1 होता है या -1 होता है। तो ये जो ग्रुप है आर्थोगोनल मैट्रिक्स के कलेक्शंस का है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। हमसे पूछा है कि सेंटर ऑफ जी में कितने होंगे, तो देख लीजिए, जैसे हमने कोई रैंडम एलिमेंट ले लिया, ऑर्थोगोनल लेना है, तो ऑर्थोगोनल कैसे बनाएंगे, पहले जो एटी है वो ए इनवर्स होना चाहिए। तो अगर आप ऑर्थोगोनल बनाते हैं, अगर मैं ए बी सी डी पिकअप करूं, तो जानते हैं ना इसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आप ऐसे निकाल लीजिए, एटी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इस कंडीशन से जब निकालेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स बन के आएगा, वो मैट्रिक्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ए ए बी माइनस बी ए सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए की वैल्यू तो हमारी माइनस कब होगी, क्योंकि जो हम वैल्यू निकालेंगे उसकी माइनस भी हो सकती है, तो माइनस इन द केस कि जो हम, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अब यहाँ क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, -1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दो सम के स्क्वायर का तो यहाँ 1 होगा नहीं, उस केस में मेरा दूसरा बनेगा। उस केस में ऐसा बनेगा कि -a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और वो बात कुल घुमा फिरा के मेरी बात यही आएगी। तो चलिए, मतलब क्या है कि ये जो जी है ना, वो इस टाइप के एलिमेंटों का कलेक्शन है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे प्रूफ ये करना है कि ये सेंटर ऑफ जी की डिफिनीशन दी गई है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो देख लीजिए इसमें नंबर्स ऑफ द एलिमेंट कितने आते हैं। एक एलिमेंट हमने ले लिया ए बी माइनस बी ए, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ -y और x पता है ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, राइट। मल्टीप्लाई करिए, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है यहाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस बी वाई, और यहाँ होगा ए वाई प्लस बी एक्स। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -bx माइनस ए वाई, और यहाँ -by प्लस ए एक्स हो गया। अच्छा, ये तो हमारा हो गया a इंटू बी। अब b इंटू ए निकालिए, देखिए ये क्या आता है। जब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, इस रो का इस कॉलम में करते हैं तो क्या होगा, ए एक्स प्लस, नहीं, इसका इसके तो माइनस हो जाएगा यहाँ, माइनस बी वाई, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए वाई। अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो -ay और -bx, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, -by और +ax। देख लीजिए दोनों सेम है ना, देखिए ध्यान से, आप मल्टीप्लीकेशन करके इजी वे में आप देख सकते हैं। बस हमने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया है कि आप कोई भी एलिमेंट इसका लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि इस सेट जी में जितने सारे एलिमेंट हैं वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे तो जी का जो ईच एलिमेंट होगा उसके सेंटर में होगा, इसकी मतलब इसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो मेरे लिहाज से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए, इन्फिनिटी इसकी कार्डिनलिटी होनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस बना है ना एक्चुअल्स में, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ए टी की बात कर रहा है। तो ए टी पता है ना, ऑलवेज जो होता है ना वो सिमेट्रिक होता है,
और एक बात ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक होता है और रैंक ऑफ एटी हमेशा जो होता है 1 होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, राइट। हमेशा एक सिमेट्रिक होता है और इसका रैंक हमेशा 1 होता है। तो अगर आप ए ए टी निकालते हैं, आपको तो निकालना पड़ेगा भाई, राइट। बिना निकाले काम नहीं बनेगा। मैं निकाल दे रहा हूं, कितना आएगा, 1/3 आएगा, -1/√6 आएगा, 1/3√2 आएगा, 0 आएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये लास्ट वाला सारा 0 होगा, ये वाला भी मेरा सारा 0 होगा। हम इसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाते हैं, आप इसका निकाल सकते हैं इजी वे में, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। हमें क्या पता करना है, कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोल्ट, अब कह रहा है कि पी और क्यू में से क्या सही है। तो देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा λ4 माइनस λ3, इसका जब सम निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ट्रेस प्लस λ²। जब करस्पॉन्डिंग आप डायगोनल एलिमेंट्स की माइनस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। और देखिए यहाँ एक कॉलम या एक रो 0 है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स की जो बात आएगी ना, डिटर्मिनेंट्स डेफिनेटली उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स जब 0 हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ λ³ कॉमन कर लें, λ-1 इज इक्वल टू 0। तो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आई, 0 0 0 एंड 1, ये वैल्यू आई मेरी, राइट। क्लियर हो गया। यानी ए ए टी जो ये है इसकी आइगन वैल्यू 0 0 1 है। अब आई फोर माइनस अगर ये करेंगे तो फिर क्या आएगा, 1 1 1 और ये 0 हो जाएगा। तो इन्वर्टेबल नहीं होगा, तो ये तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। हाँ, ये इन्वर्टेबल होगा तो क्यू तो ट्रू होगा, बस पी फॉल्स हो जाएगा। तो क्यू ट्रू कहाँ है आप तलाश कर लीजिए, और पी फॉल्स पहला ही दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट इज द क्लियर हियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, आसान था। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं ना, एक टफ क्वेश्चन आए हैं कुछ लीनियर अलजेब्रा के, और उनमें से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द लीनियर अलजेब्रा, जैसे मैं ये उठा रहा हूं। और इसको जब ध्यान से आप देखेंगे, बहुत सीरियसली इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी, क्योंकि एक नया क्वेश्चन से यहाँ इस टाइप का फ्रेमवर्क हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आप कभी जल्दी जल्दी देखेंगे नहीं कि लीनियर अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, बट यहाँ बना हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है कि लेट P11x बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई बात नहीं है। P11x जो है आपका क्या है, अगर इसका मैं बेसिक बनाऊं तो इसके बेसिक में क्या आएंगे, एक 1 आएगा, x आएगा, x² आएगा, x³ आएगा, मतलब एटमोस्ट 11 डिग्री का है। ये है आपका। तो इसका डायमेंशन पता है ना कितना होता है, इस टाइप के पॉलिनोमियल का 12 होता है। ठीक है, विथ 0 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। तो जब आप बेसिक में तो 0 होगा नहीं, क्योंकि बेसिक में 0 ले लेंगे तो फिर वो तो एलडी वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये पता नहीं क्यों 0 पॉलिनोमियल विथ लिखा रहता है, कमेंट बॉक्स के बारे में बताएं। अगर ये जब आप कह देते हैं वेक्टर स्पेस है तो भाई साहब उसमें 0 पॉलिनोमियल तो आएगा ना। बिना 0 पॉलिनोमियल के आप वेक्टर स्पेस की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, नेवर। तो फिर यहाँ क्यों आप लिखते हैं, बहरहाल चलिए लिखे हैं, कोई बात नहीं, अब क्या करना है तो है। यहाँ आते हैं, कह रहा है ई क्या है और एफ क्या है, बी सबसेट ऑफ, ये जो है ना 11x, मतलब P11x का ये जो वेक्टर स्पेस है, ई इसका सबसेट है, यह 20 का सबसेट है। लिखा है हैविंग 12 एलिमेंट्स एंड इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस। अब उसके बारे में ई और एफ के बारे में पूछा है। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन को जो हम देख रहे थे ना, तो मुझे एक बातें बड़ी ध्यान में आ रही थी कि ऐसा क्वेश्चन जो है ना नेट में ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि नेट वाले लैंग्वेज में घुमाते हैं। और यहाँ लैंग्वेज की भी एक अच्छी खासी गेम जो है खेली गई है आईटी मद्रास वालों ने, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, आईटी मद्रास का ही रहा है। वो अच्छा यहाँ दिमाग लगा, काफी अच्छा दिमाग यूज किया गया, लैंग्वेज में फंसाने का प्रयास है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, हम ये ले लेते हैं, देखिए ध्यान से आप नोट करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये हम यहाँ P2x ले लेते हैं, राइट। क्या होगा ये पता है ना, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है ये मेरा सेकेंड डिग्री का है, हमने ले लिया है।
अब यह सेट ई हमने क्या लिया, कितने यहाँ है भाई, कह रहा है कि 12 एलिमेंट्स लिए हैं, यानी 12 जो है डिग्री डायमेंशन है, तो 12 एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स यहाँ डिस्टिंक्ट है, बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वो सेट बना रहे हैं तो सेट में तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का ही मतलब है, चाहे वो लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, बट वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 3 ले रहे हैं, एस नॉट एक्स, एस वन एक्स और एस टू एक्स। हो गई बातें। कैसा है कि एस नॉट थ्री जो है वो एस वन थ्री के इक्वल है, और वो एस टू थ्री इज इक्वल जीरो है, दिया है ना जीरो। इसका मतलब क्या है कि एस नॉट एक्स जो पॉलिनोमियल एटमोस्ट कितना होगा, सेकेंड डिग्री। एस वन एक्स कितना होगा, एटमोस्ट सेकेंड डिग्री, एटमोस्ट सेकेंड डिग्री। और ये सभी डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। हमने 3 एलिमेंट्स लिया है, वो 11 एलिमेंट्स लिए हैं, कोई बात नहीं है, राइट। हम कंसेप्ट को देखते हैं, 3 के साथ घटना क्या घटती, फिर 11 के साथ क्या घटना घटेगी, फर्दर अवे अन्य के साथ क्या घटना घटेगी, हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो यानी अब ये देखिए, अगर हमने सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल एस नॉट एक्स है तो उसमें एस थ्री लिखने पे जीरो आता है, तो मतलब क्या होगा, एस नॉट एक्स कैसे लिखेंगे आप, एक तो हो गया एक्स माइनस थ्री होना है, उसके बाद एक पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो फिर कैसा होगा, सेकेंड डिग्री का है, तो फिर ए वन एक्स प्लस बी वन टाइप का होगा। एस वन एक्स कैसे लिखेंगे भाई साहब, बात समझ में आ रही है आपको? एक्स माइनस थ्री कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और ये यहाँ क्या लिखेंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू। अच्छा, यस नॉट नॉट इज इक्वल टू यस वन ना, क्योंकि ये हमारे 3 जो हैं एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स तभी होंगे जब डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंट कब होगा, ये तो ये सेम हो गया, इसका मतलब कि ए वन ए टू के इक्वल नहीं हो सकता है, और बी वन नॉट इज इक्वल टू बी। चलिए एस टू एक्स क्या लिखेंगे जरा बता दीजिए, ऐसे एक्स माइनस थ्री, और यहाँ हो गया ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री। दवा हो गया ना, ए वन नॉट इज इक्वल टू ए टू, नॉट इज इक्वल टू ए थ्री। क्यों? क्योंकि कोई अगर एक इक्वल हो गया तो इक्वल हो जाएगा, तो फिर थ्री तो रहेगा नहीं ना। तो डिफरेंट के लिए तो बातें डिफरेंट होना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से बी वन नॉट इज इक्वल टू बी टू, नॉट इज इक्वल टू बी थ्री। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब सेट ई हमारा एलडी होगा, कब होगा, क्या शर्त है, यस नॉट एस वन एस टू में से एक ऐसा होगा कि दूसरे का वो क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो, यानी इस टाइप की बात हो ना, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सके। सबको पता है एस टू एक्स इज इक्वल टू अल्फा वन एस वन एक्स प्लस अल्फा टू एस नॉट एक्स, कुछ इस टाइप का। अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो गया, कहने का मतलब क्या, इन तीनों पॉलिनोमियल में से अगर किसी एक पॉलिनोमियल को एनदर लीनियर कॉम्बिनेशन, पॉलिनोमियल का लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं लिख सकता हूँ, वैसे लिख सकता हूँ, तो फिर वो एलडी हो जाएगा। अगर ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ तो पूरी एलडी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? या एक और बड़ा जग प्रसिद्ध रिलेशन है कि आप कांस्टेंट ले लीजिए, अल्फा वन एस नॉट एक्स प्लस अल्फा टू एस वन एक्स प्लस अल्फा थ्री एस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो प्रूव करिए कि अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा। ओनली वन पॉसिबिलिटी तो लाइव वेक्टर्स का है। अच्छा, अगर इसमें कम से कम एक जीरो नहीं है बट ये जीरो है, तो फिर एलडी का है, तो उसमें मैं नहीं चल रहा हूं। मैं ये चल रहा हूं कि अगर एलडी वेक्टर्स अगर होगा तो इसमें कम से कम एक अन्य का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। चलिए अब इस चीज को ध्यान से देखिए। अब आइए, ये तो बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, कि ये जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। आइए, हमने माना अगर ये संभव है कि एक्स माइनस थ्री इंटू ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री इज इक्वल टू अल्फा वन एक्स माइनस थ्री, यस नॉट वाली बात लिख रहे हैं, क्या होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस अल्फा टू, चलिए एक्स माइनस थ्री, और यहाँ क्या होगा, ए टू एक्स प्लस बी टू। ओके, अब एक्स माइनस थ्री कॉमन हो गया हमारा, क्या क्या बचा भाई, अल्फा वन का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा, थोड़ा मैं एक्स से यहाँ कॉमन कर लूं,
तो फिर जल्दीबाजी थोड़ी हो रही है। और यहाँ क्योंकि ये इजी चीजें हैं, आप कर सकते हैं। जब यहाँ मैं करूंगा तो फिर क्या होगा, A2 अल्फा 2 होगा, प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट में क्या आएंगे भाई, अल्फा 1 हमारा B1 आएगा, और प्लस अल्फा 2 B2 आएगा। हो गई बातें। चलिए, अब ये इसके इक्वल कब होगा, पता है ना। दो पॉलिनॉमियल्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोफिशिएंट्स के जो हमारे कोफिशिएंट्स, जो पावर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, लाइक पावर कोफिशिएंट्स, वो सेम होने चाहिए। तो फिर यहाँ क्या है भाई, कि जो यक्स हमारा ये जो बन रहा है, यहाँ क्या A3 है, तो मतलब क्या होगा कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू हमारा A3 होना चाहिए। B3 कांस्टेंट यहाँ क्या है कि अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 इज इक्वल टू B3 होना चाहिए। चलिए देखिए, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने का सबसे आसान रूल यही है, मैट्रिक्स मेथड्स। ये A1 A2, और ये हो गया हमारा B1 B2, और यहाँ हो गया A3 B3, राइट। अब यहाँ देखिए, ये अपने पास सॉल्यूशंस रखेगा। कब रखेगा, यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा, पता है, जब A1 B2 माइनस B1 A2 नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब ये 0 होगा या नहीं, यहाँ देखिए जरा। अच्छा, A1 नॉट इज इक्वल टू A2 नॉट इज इक्वल टू A3 है, राइट। चलिए एक बार हम लगा ही दे रहे हैं बढ़िया से। आ जाते हैं, थोड़ा एक प्रैक्टिस थोड़ा हाथ कर लेते हैं। इकेलान फॉर्म में आ जाएं, चिल्लाने से बेटर है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो और अच्छा होगा। इसमें हम B1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 हो गया। चलिए, B1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, ये नहीं, सॉरी, इसमें मल्टीप्लीकेशन हमें किसमें करना होगा, मुझे यहाँ B1 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, B1/A1, राइट, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 हो गया। अब यहाँ करेंगे तो क्या होगा, A2 B1/A1 माइनस B2। अच्छा, अब ये देखिए 0 हुआ है या नहीं, A2 B1 माइनस A1 B2 नॉट इज इक्वल टू 0 है ना, कंडीशन है, नेवर 0, 0 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास जो है ना, वो यूनिक सॉल्यूशंस रखेगा। डेफिनेटली एक हमें ऐसा मिलेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑलवेज यू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशंस। अच्छा, अब इसमें जरा सबट्रैक्ट करके देख लें कि वो 0 हो रहा है या नहीं। अब ये A3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, यही है। तो ये हो गया A3 B1/A1 और B3 माइनस, ये हो गया A1 B3 माइनस A3 B1। अच्छा, ये 0 हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो 0 नहीं है ना। फिर इसका रैंक 2 हो गया, तो रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स भी हमारा 2 हो गया। तो डेफिनेटली हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशंस में हमें सॉल्यूशंस मिलेगा डेफिनेटली। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि हम जो है इस S2X can be written as linear combination of S naught X and S1X, लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, वो LD हो गया, वो LD वेक्टर्स हो गया। डेफिनेटली हम चॉइस ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली दिस इज द LD वेक्टर्स। तो फिर अब जरा ऑप्शन पे आइए, देखिए वो ऑप्शन क्या घुमाया है, क्या गजब लॉजिक घूमी है। कह रहा है, एनी सच E is not necessarily linearly dependent। एनी सच E नॉट नेसेसरली का है, कोई जरूरी नहीं है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो। एंड एनी सच F इज नॉट नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट। बी ऑप्शन में एनी सच इज नेसेसरली लीनियरली। अब यहाँ नॉट है, यहाँ हमने क्या निकाला कि इनको लीनियरली डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। नेसेसरली है, एनी सच ई इज नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। ये कहाँ कहाँ है, बी में है एनी सच, और देखते हैं डी में भी है क्या, एनी सच इज एस, डी में भी है एनी सच ई इज नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब या तो बी सही है या डी सही है या दोनों सही है, देखते हैं। अब एफ पे आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बी डी में से कोई सही होगा तो फिर ये तो कैंसिल और सी को कैंसिल करना पड़ेगा मेरे लिहाज से। अभी आंसर की क्या आती है, आप क्या सोचते हैं, डेफिनेटली आपका में हम स्वागत करते हैं।
आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि इस क्वेश्चंस को लेके आपकी थिंकिंग क्या है, आपके कंसेप्ट क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। हम भी जानना चाहते हैं इस क्वेश्चंस के पीछे आपकी लॉजिक और कंसेप्ट क्या है। चलिए अब एफ पे आते हैं। जल्दीबाजी नहीं है भाई, जल्दीबाजी करेंगे ना तो मैथमेटिक्स ए आप नहीं सीख पाएंगे। और क्वेश्चन नो डाउट लेंदी बना है। एक बार अगर दिमाग में क्वेश्चन आपके बन गया, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। देख रहे हैं ना क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना पड़ रहा है। एफ वाले को चलिए आप देखते हैं वहां क्या कह रहा है। यहाँ जो लिया है वो कह रहा है कि 4 लिखने पे 1 बच रहा है ना, R4 1 दे रहा है, मतलब क्या, इसकी क्या मीनिंग है। रिमाइंडर थ्योरम तो पता है ना भाई, सबको पता होगा, अच्छे ढंग से पता होगा। तो आइए थोड़ा जरा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी बात कर लें। देखिए यहाँ आर नॉट एक्स, उसी बात पे हम आते हैं। अभी मेरा काम उसी पे चल रहा है। ए नॉट A1 x A2 x स्क्वायर। यह कह रहा है कि आर नॉट 4 की वैल्यू 1 है, राइट। यानी 4 लिखते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो मतलब क्या होगा कि अगर x-4 से डिवाइड करते हैं तो कुछ कोशंट होगा प्लस रिमाइंडर 1 होगा। तो आर नॉट एक्स कैसे लिखेंगे, अब जरा लिख के बताइए। कंसेप्ट डेवलप हो गया, x-4 हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल पे मेरी बात सारी चल रही है, तो फिर ये क्या होगा, वही A1 x प्लस B1 ये हो गया, और प्लस रिमाइंडर 1 बचेगा। R1 x क्या लिखेंगे साहब, जरा बोलिएगा। x-4 लिखेंगे, बोलिए जल्दी। A2 x प्लस B2 रिमाइंडर प्लस 1, यही ना। और R2 x क्या लिखेंगे, x-4 A3 x प्लस B3 प्लस 1। अच्छा सभी ये डिफरेंट है ना, कहाँ है ना 12 एलिमेंट्स, तो सभी डिफरेंट होने हैं यहाँ। तो इसका क्या मतलब होगा कि A1 नॉट इज इक्वल टू A2 नॉट इज इक्वल टू A3, B1 नॉट इज इक्वल टू B2 नॉट इज इक्वल टू B3। ये रिलेशन है, राइट। अब आइए चलिए, क्या हम देखते हैं क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं क्या, ट्राई करता हूं। क्या एलडी संभव है क्या, अगर एलडी संभव है, वही बात एक बिना लाग लपेट के कि x-4 इंटू A3 x प्लस B3 प्लस 1 इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आर नॉट R1। तो कैसे लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए x-4 मैंने कॉमन कर लिया, कैसे ऐसे लिख दे रहे हैं। अल्फा 1 आप लिखना है तो नोट कर लीजिएगा, आर नॉट एक्स प्लस अल्फा 2 R1 x। अब इसको लिख के आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x-4 तो कॉमन होगा। उसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ अल्फा 1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ क्या होगा, x अगर कॉमन करें यहाँ से तो x कॉमन के साथ क्या होगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 ये होगा x के साथ, प्लस B1 अल्फा 1 B1 होगा, प्लस अल्फा 2 B2 होगा, राइट। उसके बाद यहाँ क्या होगा, पता है ना, प्लस आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2, ये बाहर हो जाएगा। इससे करके आप देख लीजिए, यही मिलना है। अब दो पॉलिनोमियल से कम होंगे, यहाँ देखिए एस कोफिशिएंट यहाँ A3 है और यहाँ क्या है, तो ये होगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू A3। यहाँ क्या होगा भाई, अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 इज इक्वल टू, दिस इज योर V3, राइट। और यहाँ क्या है, +1, तो इसकी मीनिंग, और यहाँ क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट अलग से। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आएंगे। पहले इससे लिखते हैं, इजी रहता है। ये 1 1 हो गया, अल्फा 1 यहाँ हो गया आपका B1 हो गया, यहाँ आपका B2 हो गया, समझ में आ रहा है ना भाई। और यहाँ क्या हो गया, A1 हो गया, यहाँ A2 हो गया। और यहाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, 1 लिखा, उसके बाद हमने B1 B2 लिखा है तो ये B3 लिखा, और यहाँ A1 A2 के साथ A3 लिखा। चलिए तो रो रिड्यूस के हम ताबड़ तोड़ लगाइए, तो 1 1 और यहाँ 1 हो गया,
B1 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जीरो हो गया, यहाँ हो गया B2 माइनस B1। अब यहाँ क्या होगा, B1 से किए हैं तो B3 माइनस B1। A1 से करके सब्ट्रैक्ट करिए तो ये जीरो हो गया। अब ये हो गया हमारा A2 माइनस A1। और यहाँ क्या हो जाएगा, A2 से किए हैं तो A3 माइनस A2। अब यहाँ देखिए, ये कभी जीरो नहीं होने जा रहा है, नहीं, ये भी जीरो नहीं होने जा रहा है क्योंकि A2 नॉट इज इक्वल टू A3 है, राइट। अच्छा, ये जो भी है हमारा जीरो नहीं होने जा रहा, तो कहने का हमारा मतलब क्या है, ये भी जीरो नहीं होने जा रहा। तो मैं इससे यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको जीरो कर सकता हूँ, राइट। अब देखिए इसको हम लोग जीरो कैसे करें। इसमें मल्टीप्लीकेशंस के लिए अगर आप देखते हैं, B2 माइनस B1 कुछ नाम रखना है हम लोग, तो यहाँ चलिए हम कुछ फॉर सिंप्लिसिटी वैल्यू ले ले रहे हैं, बस लंबा कैलकुलेशन ना हो। हमने यहाँ A1 1 ले लिया, A2 2 ले लिया, और A3 जो है 3 ले लिया। चलिए B1 हमने यहाँ 2 ले लिया, B2 हमने 3 ले लिया, और B3 हमने 4 ले लिया। वैल्यू लिख के देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 1 1 1 0 हो गया। B2 माइनस B1 क्या, व्हाट इज द B2 माइनस B1, 3 में से 2 जाए, यहाँ 1 हो गया। अच्छा, A2 माइनस A1 क्या होगा, यहाँ भी 1 हो गया। अब यहाँ आइए, B3 माइनस B1 क्या होगा भाई, B3 माइनस B1, 4 में से 2 जाए, यहाँ 2 हो गया। A3 माइनस A2 कितना होगा, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 इज व्हाट, A3 माइनस A2 यहाँ हो गया हुआ। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या है, 1 1 0 1, और यहाँ 0 0 हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया 1, और ये हो गया इसमें से, यहाँ तो 1 सॉरी ये 2 हो गया। इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम ऐसा चॉइस कर सकते हैं कि यहाँ सोल्यूशन ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, नहीं। देखिए यहाँ से आप एक काउंटर एग्जांपल लेके देखिए, प्रोसेस समझ में आ गया ना, डेफिनेटली। आप ऐसे काउंटर एग्जांपल लेके देखिए कि ये कैसा हमें मिला है जहां मैं ऐसा नहीं लिख सकता। तो मैं नेसेसरली ये दावा नहीं कर सकता हूं कि जो बी मेरा है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ सोल्यूशन मिला ही नहीं ना, सारी नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट है वो, राइट। वो सोल्यूशन ही माना हम नहीं, सारी लिख ही नहीं सकते हैं, तो एलडी नहीं हो सकता है, नॉट एलडी, दावा नहीं कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली। तो एफ नेसेसरली नहीं है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट ही हो। इसका मतलब क्या है, ई तो मैंने निकाला यहाँ, दिखा दिया ऑप्शंस में क्या क्या हो रहा है। हमने कौन कौन कैंसिल कर दिया, ए सी कैंसिल कर दिया, बी और डी हो सकता था। तो एफ नेसेसरली वहां जो है एलडी नहीं है, और ए के लिए मैंने कहा कि दिस इज द एलडी, तो बी ऑप्शन इज द राइट। मेरे लिहाज से ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरे लिहाज से जो ये कंसेप्ट थी, जो लॉजिक थी इस क्वेश्चंस के पीछे, हमने पूरा अपना कंसेप्ट रखा, एक थीम रखी, एक सोच रखी। आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करें। तो थैंक यू गाइस।